तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन नीले हरे शैवाल की संरचना, नीले हरे शैवाल के प्रकार और इसमें जनन विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, और ग्राम नेगेटिव से मतलब होता है जब नीले हरे शैवाल को अल्कोहल से वॉश करते हैं तो ये रंगहीन हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो संरचना है ये नीले हरे शैवाल की कोशिका की संरचना है। नीले हरे शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो द्विस्तरीय होती है। द्विस्तरीय से मतलब होता है जो बाहर की ओर कोशिका भित्ति उसे बाहरी कोशिका भित्ति कहते हैं, और जो अंदर की ओर होती है उसे आंतरिक कोशिका भित्ति कहते हैं। जो बाहरी कोशिका भित्ति है उसके चारों ओर श्लेष्म आवरण पाया जाता है, और जो श्लेष्म आवरण होता है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड से निर्मित होता है, और जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है उसे पेक्टिक एसिड भी कहते हैं। अब बात करते हैं अपन बाह्य कोशिका भित्ति की। तो जो बाह्य कोशिका भित्ति होती है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड से निर्मित होती है। ठीक है, और जो आंतरिक कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति के बाद में अपन कोशिका झिल्ली के बारे में बात करें तो ये जो कोशिका झिल्ली है जो कोशिका भित्ति से अंदर की तरफ पाई जाती है, और जो कोशिका झिल्ली है वो लाइपोप्रोटीन से निर्मित होती है, और लाइपोप्रोटीन से मतलब है लिपिड और प्रोटीन दोनों से निर्मित होती है। इसके बाद में अपन बात करें कोशिका द्रव्य के बारे में। अपन ने कोशिका भित्ति डिस्कस कर लिया, कोशिका झिल्ली डिस्कस कर लिया, इसके बाद में है कोशिका द्रव्य। जो बाहर की ओर कोशिका द्रव्य होता है उसे परिधीय कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसे क्रोमोप्लाज्म भी कहते हैं, और जो अंदर की ओर कोशिका द्रव्य होता है उसे केंद्रीय कोशिका द्रव्य कहते हैं, और केंद्रीय कोशिका द्रव्य को सेंट्रोप्लाज्म भी कहते हैं। जो परिधीय कोशिका द्रव्य होता है उसमें कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, तो उनमें है जैसे गैस रिक्तिका और थाइलेकोइड। ठीक है, तो जो गैस रिक्तिका होती है उसका कार्य है कि शैवालों को पानी में उत्प्लावकता प्रदान करना, और जो थाइलेकोइड होता है यहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। थाइलेकोइड के ऊपर जो संरचना पाई जाती है जिसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं, उसका कार्य है प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। परिधीय कोशिका द्रव्य के बाद केंद्रीय कोशिका द्रव्य के बारे में डिस्कस करें तो इसमें भी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जैसे न्यूक्लियोइड और बीटा ग्रेन्यूल्स, अल्फा ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोइड होता है वो अस्पष्ट केंद्रक होता है, और इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, और यह राइबोसोम परिधीय कोशिका द्रव्य और केंद्रीय कोशिका द्रव्य दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के स्थल होते हैं। जो बीटा ग्रेन्यूल्स और जो अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं ये भोजन संग्रह का कार्य करते हैं। जो बीटा ग्रेन्यूल्स है ये वसा बिंदुओं से निर्मित होती हैं, और जो अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं ये साइनोफाइसिन स्टार्च से निर्मित होते हैं, और संरचना की दृष्टि से जो अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं वो ग्लाइकोजन के समान संरचना होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। इसके बाद में अपन नीले हरे शैवाल के प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। नीले हरे शैवाल के प्रकार। तो जो नीले हरे शैवाल है उसके 3 प्रकार होते हैं। जो फर्स्ट है वह है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और जो सेकंड है वह है निवही, और जो थर्ड है वह है तंतुमय। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। जो एक कोशिकीय है उसे यूनिसेल्यूलर भी कहते हैं, और जो निवई है उसे कॉलोनियल कहते हैं, और जो तंतुमय है उसे फिलामेंटस कहते हैं। ठीक है
है बच्चों, तो सबसे पहले अपन एक कोशिकीय नीले हरे शैवाल के बारे में डिस्कस करते हैं। एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर। जो एक कोशिकीय नीले हरे शैवाल होते हैं उनमें केवल एक केंद्रक पाया जाता है और ये एक कोशिका उपस्थित होती है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वह है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना नीले हरे शैवाल की एक मुख्य विशेषता है, वह यह है कि इसमें 71% से अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद में जो सेकेंड टाइप है निवही या कॉलोनियल। निवही या कॉलोनियल। निवही या कॉलोनियल से मतलब है कि अनेक कोशिकाएं एक कॉलोनी बनाकर व्यवस्थित रहती हैं, यानी कि अनेक कोशिकाएं कॉलोनी बनाकर व्यवस्थित रहती हैं, ठीक है। इसका अब अनेक कोशिकाएं कॉलोनी बनाकर कैसे व्यवस्थित रहती हैं, तो इसे अपन देखें तो जैसे डायग्राम देखते हैं, जैसे ये एक पूरी कॉलोनी है और इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि एक समूह में व्यवस्थित रहती हैं, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वह है नोस्टॉक और माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस, ठीक है बच्चों यहाँ तक। इसके बाद में जो थर्ड टाइप है तंतुमय। तंतुमय या फिलामेंटस। तो जो तंतुमय या फिलामेंटस प्रकार है वो तंतुमय शैवालों में पाया जाता है। तंतुमय शैवालों में पाया जाता है, जैसे ओसिलेटोरिया। ओसिलेटोरिया, ठीक है। अब तंतु में शैवाल से क्या मतलब है, तो इसको अपन डायग्राम में देखें तो जैसे इसमें अनेक कोशिकाएं, ये कोशिकाएं हैं वो एक कतार में उपस्थित होती हैं, ठीक है। तो जो तंतु में शैवाल से मतलब है कि इसमें अनेक कोशिकाएं एक कतार में व्यवस्थित रहती हैं। और जो ओसिलेटोरिया है इसकी एक मुख्य विशेषता होती है कि यह अत्यधिक गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं। अत्यधिक गर्म यानी उसका जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है अत्यधिक गर्म पानी में पाई जाती है। इसके बाद में अपन नीले हरे शैवाल के जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। नीले हरे शैवालों में जन्म। नीले हरे शैवालों में जो जनन होता है उसमें जो फर्स्ट टाइप है वह है कायिक जन्म।
कायिक जनन। और जो कायिक जनन है वह दो प्रकार से होता है। जो फर्स्ट है वह है द्विवी विखंडन, द्विवी विखंडन। और जो सेकंड है वह है खंडन। तो सबसे पहले अपन द्विवी विखंडन के बारे में अध्ययन करते हैं। द्विवी विखंडन या बाइनरी फिशन। तो जो द्विवी विखंडन है इससे मतलब है कि जो एक कोशिका है, मान लेते हैं यह एक कोशिका है और इसमें असूत्री विभाजन होगा और असूत्री विभाजन से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो अगर अपन देखें तो इसमें एक कोशिका से असूत्री विभाजन द्वारा दो पुत्री संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों यहाँ तक। इसके बाद में जो सेकेंड टाइप है वह है खंडन या फ्रेगमेंटेशन। तो जो खंडन, जो जनन विधि है वो तंतु में शैवालों में उपस्थित रहती है। तंतु में शैवालों में उपस्थित रहती है। ठीक है बच्चों, तो जो तंतु में शैवाल का एग्जाम्पल अपन ने अभी पढ़ा था, जैसे ओसिलेटोरिया, ठीक है। और जो द्विवी विखंडन है उसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना, ठीक है। तो जो ओसिलेटोरिया होता है उसमें खंडन द्वारा जनन पाया जाता है और इसमें एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसे हार्मोसिस्ट कहते हैं। हार्मोसिस्ट या हार्मोगोनिया। जो हार्मोसिस्ट या हार्मोगोनिया है इससे मतलब है कि जनन के समय फिलामेंट की कुछ कोशिका भित्ति, मोटी हो जाती है। ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? हार्मोसिस्ट या हार्मोगोनिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। हार्मोसिस्ट या हार्मोगोनिया बनने के कारण तंतु का विखंडन हो जाता है। ठीक है, जो फिलामेंट है, जो कोशिका भित्ति मोटी होती है, उसका खंडन होता है, यानी वह टूट जाता है। उसके टूटने से जो तंतु होते हैं, जितने भी टुकड़े होते हैं, वो प्रत्येक टुकड़ा एक नए तंतु का निर्माण करता है। तो इसमें हार्मोसिस्ट या हार्मोगोनिया बनने के कारण तंतु का विखंडन हो जाता है।
तंतु का विखंडन हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा टूटकर नए तंतु का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। तो इस प्रकार कायिक जनन पूर्ण होता है। इसके बाद में जो सेकंड मेथड है वह है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। नीले हरे शैवालों में अलैंगिक जनन विपरीत परिस्थितियों में पाया जाता है। विपरीत परिस्थितियों में पाया जाता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वह है नोस्टॉक में इकाइनीट निर्माण द्वारा। ठीक है, नोस्टॉक में इकाइनीट संरचना से मतलब है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में मदर सेल की संपूर्ण कोशिका भित्ति मोटी होकर अत्यधिक संचित भोजन युक्त बीजाणु का निर्माण करती है। ऐसी संरचना को इकाइनीट कहते हैं। इसके बाद में जो थर्ड जनन विधि है वह है आनुवंशिक पुनर्योजन। आनुवंशिक पुनर्योजन। क्योंकि नीले हरे सवालों में लैंगिक जनन एब्सेंट होता है, उसके स्थान पर आनुवंशिक पुनर्योजन पाया जाता है। तो हमें यह समझना है कि आनुवंशिक पुनर्योजन किसे कहते हैं। आनुवंशिक पुनर्योजन से मतलब है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण आनुवंशिक पुनर्योजन कहलाता है। इस प्रक्रिया में युग्मकों का निर्माण एब्सेंट होता है, युग्मकों का संलयन एब्सेंट होता है और अर्धसूत्रीय विभाजन भी एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हमें यह पता होना चाहिए कि जो आनुवंशिक पुनर्योजन है उसकी खोज किसने की थी। तो उसकी खोज प्रोफेसर H.D. कुमार ने की थी। ठीक है बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।